मुझे तो मसला ही नहीं समझ आ रहा। मतलब अगर ये मान लिया जाए कि डोनाल्ड लू ने कोई कंस्पिरेसी की है, उसने कोई प्रेशर डाला है, उसने कोई मरासला लिखा है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? मुझे तो खैर उस बात की भी समझ नहीं ना आती, वो जो स्टेटमेंट है ना कि क्या हम गुलाम हैं। हाँ मतलब आप उनसे पैसे लेते हैं। मतलब ये बड़े सादा सा ट्रांजैक्शनल सा मामला है, आप उनसे पैसे लेना बंद कर दो और उसके बाद उनको कहो कि बेटे आप नहीं कुछ बताना। ठीक है, अब जब तक लेते हैं तो लेते हैं, मतलब क्या करें। अल्लाह माफ करे कि अफगानिस्तान में लोग किडनियां बेच रहे हैं क्योंकि खाने को रोटी नहीं है। तो ये वाली आज़ादी चाहिए? मतलब ये सर लोड शेडिंग, हमें ना मैक्सिमम 7-8 घंटे की आदत है दिन की। ये 1 घंटा और बढ़ जाए ना तो पटाखे आए इधर। तो मैं तो नहीं कर सकता, मैं तो गुलाम ठीक हूँ। अस्सलाम वालेकुम, उस पर शो में बहुत खुश आमदीद। मैं हूँ असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को प्लीज़ लाइक और शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सर कैसे हैं? सर मुस्बतनेस ऑल राउंड, थोड़ी सी थकावट होनी शुरू हो गई है, हफ्ते का एंड आ रहा है, लेकिन आपको पता है सर छोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं। सर हिम्मत नहीं आनी। असल में मसला ये है सर कि आपकी थकावट की रीज़न मुझे पता है। सर आप जिस चीज़ से डरते हैं ना, वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे से क्रीप अप कर रही है। सर गर्मी आ गई सर। मौसम आपको पता है, मैं देखता रहता हूँ और मैं फ़ोन से नहीं देखता। ये गलत फहमी है लोगों की कि फ़ोन से, मैं देखता हूँ सीधा अखबार से। अखबार के अंदर जो चीज़ लिखी होती है ना, वो हमेशा सच साबित हुई है मौसमी हद तक मेरे लिए। सो उसमें ये कहा गया कल के अखबार में कि दर्ज हरारत जो है दोपहर के वक्त लाहौर के अंदर कल रिकॉर्ड की गई है 34 डिग्री, 34-35। सो 34-35 तो है, ज़रा अनकंफर्टेबल जोन में चले गए हैं। और उसके साथ साथ ये भी कहा गया कि अब बारिशें जो हैं मुतवक्के हैं, तो बारिश भी होगी। बारिश के बाद जो सीन क्रिएट होता है वो भी होगा, सड़कों पे भी लोग परेशान होंगे, बारिश में हो जाते हैं। लेकिन गर्मी जो है सर, अब एक रहना पड़ेगा उसके साथ कुछ महीने। असल में एक तो ये कि पाकिस्तान में जो भी टेम्परेचर होता है ना, वो फील्स लाइक उसका कुछ और होता जी। है। तो एक ये बुनियादी मसला है। दूसरा, ये बारिशों वाली खबर मैंने भी पढ़ी थी और मैं फिर उसके अंदर चला गया था कि इस उम्मीद में कि आप बारिशों के अंदर गए? हाँ, लेकिन वो फिर जब मैंने पढ़ी तो मुझे पता लगा कि वो लाहौर में नहीं होनी, वो गिलगित बल्दिस्तान और सिंध और वाह वो कुछ उधर होती। सर, ये देखिए जब ये अखबारात जो क्लिक बेटिंग करते हैं ना, तो ये कितनी गलत बात है। आपको पूरी खबर पढ़नी पड़ी, जो खबर आप वैसे छोड़ देते हैं। आपने बारिश का लफ्ज पढ़ के आप अंदर घुस गए उसके सर। तो चलिए सर, एक्सक्यूज मी, ढेर सारी चीज़ें, बात शुरू करते हैं। मरीन नवाज साहिबा जो है, बिल्कुल भी स्लो नहीं आ रही, हर जगह इस वक्त जा रही हैं। एक तो मैंने ये भी वीडियो देखी, पता नहीं वो पुरानी है रिसेंट है, कि वो एक स्टेज पे थी, वो स्टेज गिर गई। एक तो ऐसी वीडियो भी मैंने देखी। लेकिन उनका ये होता रहता है, ये कई दफ़ा हो चुका है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जब ज़्यादा लोग आ जाते हैं स्टेज थोड़ी सी गिर जाती है। अब ये मुझे नहीं पता स्टेज थी बट वो गिरते हुए नजर आई, लेकिन इन गुड स्पिरिट, हंस रही थी उसके बाद से। तो अच्छा, ये मैं तो आपको पता है कि साथ में मेरी तो हर चीज़ की दुकान है, तो सर मैं साथ में जो है ना इवेंट मैनेजमेंट भी करता सर हूँ। तो वो जब भी फट्टे लगा के स्टेज तैयार हो रहा होता है ना, मुझे डर लग रहा होता है कि ये ठीक नहीं हो रहा। और मैं जब भी उसके पास, वो कारीगरों के पास जाता हूँ ना कि यार ज़रा डबल चेक कर लो, ज़रा मजबूत कर लो, वो इतने मैंने गैप लग रही, उनको ये वो नहीं असि बड़े लाए ने सानू पता है। मैं लेकिन ना मेरी जान फंसी रहती है, मैं बार बार चेक करता हूँ। सर वो जो ये लगाते हैं ना, उनका स्टेज तब तक मजबूत है जब तक वो गिरता नहीं है। एकदम गिर गया तो फिर बात खत्म होगी। तो वो कॉन्फिडेंस पे सर असल में वो इस मुल्क की अक्कासी करते हैं, वो शख्स जो है कि यार कॉन्फिडेंस पे चल रहा है, यार ऐसी ऐसी संभालो यार, तुझे क्यों घबरा रहे हो। तो सर ये खैर खबरों में रही, और काफ़ी चीज़ें हुई। उसके अलावा जो एक पहले एक केस छिड़ा था कि मियां नवाज शरीफ साहब की तस्वीर जो लगाई हुई थी उन्होंने, जो रमज़ान पैकेज बैग्स थे, तो उस पर उन्होंने कहा गया था, किसी ने दरख्वास्त की थी कि ये हटा दिए जाएं, तो उन्होंने मुस्तरद कर दिया कि नहीं ये साहब रहेंगे उसके ऊपर, नंबर 1। उसके अलावा उन्होंने एक नया चीज़ शुरू की है कि वो ई बाइक्स जो हैं स्टूडेंट्स को देंगे फॉर इंटरेस्ट फ्री, उसके ऊपर एक लोन के ऊपर। तो जो कि अच्छा है। ई बाइक्स का सिर्फ मसला ये है इस मुल्क में कि बहुत सारी कंपनीज आई लॉन्च करने की, उन्होंने कोशिश की, टेस्ट फेज से आगे अभी तक कोई ऑफिशियली यहाँ पे इलेक्ट्रिक बाइक जो है वो लॉन्च नहीं हुई। अच्छा, इससे पहले कि हम ई बाइक पे हैं, जी मुझे एक और भी याद आ गया किस्सा, पुरानी बात है सर। लेकिन हम जो है ना वो हमने करना था बादशाही मस्जिद के सामने, हमने एक इवेंट करना था। तो बड़ी मुश्किल से आपको पता परमिशन मिली, जी और उसमें जो है ना उन्होंने हमसे कुछ 26 जगहों पे कागजात साइन करवाए कि आप वहाँ पे कील नहीं लगा सकते, वो नेशनल हेरिटेज साइट है जी तो उसको ख़राब नहीं होना चाहिए। वो हमने बड़ी जगह पे अंडरटेकिंग दी,
उधर हमने काम शुरू किया तो थोड़ी थोड़ी देर बाद ना रैंडम छापा पड़ जाता था वाह। कि आप कोई कील तो नहीं लगा रहे, कोई साइट तो नहीं डैमेज हो रही। तो बड़ी मुश्किल हमें पेश आई, लेकिन साथ में ये भी था कि चलो मतलब अगर नेशनल हेरिटेज साइट है तो ठीक है, उनका भी बनता है। हाँ, तो वो मतलब जाहिर है हमारा इवेंट था कुछ 6 दिन बाद और हमने अभी से वो प्रेप करनी थी। तो बीच में ही कहीं हमारे इवेंट से पहले कुछ चीफ मिनिस्टर साहब का इवेंट आ गया, तो वो उनके वेंडर्स आए, उन्होंने धाड़ धाड़ दूर हम कहे कि ये क्या, उन्होंने कहा जी चीफ मिनिस्टर का इवेंट है निकलो। वाह। Sorry। तो यानी अच्छा कि चीफ मिनिस्टर जो जहाँ जाए ठोक सकते अच्छा कि ई बाइक्स वाला जो है ना ये एक लिहाज से बहुत अच्छा है और एक इसमें थोड़ा सा मसला भी है। वो इस लिहाज से तो बहुत अच्छा है कि क्योंकि ई बाइक दे रहे हैं तो उससे जो है ना रुझान बढ़ेगा ई की तरफ। और पाकिस्तान में आपको पता है कि ये जो बाइक्स आ गई हैं ये अब इतना क्लेम कर रही हैं, होता है कि नहीं होता भी पता लगेगा कि जी 80 किलोमीटर फुल चार्ज पे चलती है। सो 80 किलोमीटर काफ़ी किलोमीटर, सिटी ड्राइव के लिए बहुत ज़्यादा 80 किलोमीटर। बहुत ज़्यादा है। तो ये अभी पता लग जाएगा कि ये कितनी इफेक्टिव है। बाकी जो है मसला वो ये है कि अब इसकी ना ज़्यादा हम तनकीद नहीं कर सकते। ज़्यादा तनकीद इसलिए नहीं कर सकते कि जिन बच्चों को ये मिलनी है वो कहेंगे भाईजान मैंने आपको क्या बोला, आप एमईज के खिलाफ बोल रहे हैं, सानू चलान दो। सानू चलान दो। इसकी जो किस्त भी है वो 10,000 रुपये से कम रखी गई है, विच इज़ वेरी नॉमिनल। लेकिन जो वाहिद मसला है वो ये है कि ये तो 20,000 स्टूडेंट्स को ही मिलेगी ना, तो स्टूडेंट्स तो बहुत ज़्यादा हैं। तो मतलब फिर वही बात हम बार बार जिसका तज़किरा करते हैं कि अगर यही पैसे मतलब वैसे तो ज़ाहिर है ये 20,000 बाइक्स तो कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है, लेकिन हाँ, इस तरह की जितनी भी स्कीम्स होती हैं अगर उनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे लगाया जाए तो शायद बहुत ज़्यादा लोग मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। तो बस ये है इसके। हाँ, वो वैसे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाली चीज़ भी आपको खबर जल्द मिल जाएगी, कुछ उसमें चल रही थी बात। ई बसेस का भी एक चीज़ शुरू होने लगी है बहुत जल्द। सिंध पहले कर चुका था लेकिन वहाँ ज़ाया हुई, क्योंकि उन्होंने हमने खबर की थी यहाँ पे कि वो आ गई थी, उनमें से पता नहीं कितनी में से चंद चल रही थी, बाकी बंद पड़ी थी। तो ऑब्वियसली इसको आई थिंक पंजाब बेहतर कर पाएगा जब भी वो ई बसेस आ जाएंगी। उसके अलावा आपने जो रेंज वाली बात की ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि लोग बड़ा घबराते हैं रेंज से। इसको इसका लफ्ज़ भी है रेंज एंग्जाइटी कहते हैं इसको। तो शहर के अंदर ना रेंज एंग्जाइटी आपको होनी नहीं चाहिए, क्योंकि उसका शिकार हम होते हैं अपनी आम जो गाड़ियाँ उनके अंदर भी, जो पेट्रोल ओरिएंटेड गाड़ी, आम तो नहीं खैर पेट्रोल ओरिएंटेड गाड़ियाँ, उसके अंदर जब आप तमाम नई गाड़ियों में आते हैं कि एक तो आपका गेज होता है पेट्रोल का, उसके ऊपर एक रेंज भी आ रही होती है कि यार इसके अंदर इतने किलोमीटर रहते हैं। तो लोग उसके अंदर जो हैं वो तब घबरा जाते हैं जब 10 किलोमीटर रह जाए या 12 किलोमीटर रह जाए। सर 10 से 12 किलोमीटर जो है इस शहर में वो काफ़ी रेंज होती है, आप काफ़ी जगह काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं उसके अंदर। तो सिमिलरली इन इलेक्ट्रिक के अंदर अगर 80 किलोमीटर आपको डेली रेंज फर्ज करें फुल चार्ज में मिल रही है, 80 किलोमीटर आप पूरा शहर नहीं फिर सकते। मतलब आप फिरने को तो फिर सकते हैं, आप जहाँ बहुत दूर चले जाएं फिर वापस आ जाएं आप जाए, लेकिन आपका जो नॉर्मल एक रूटीन है उसके अंदर 80 किलोमीटर करना काफ़ी मुश्किल होता है। हाँ जी, वो जो 10 किलोमीटर वाली एंग्जाइटी है ना मुझे भी वो बहुत होती है और उसकी वजह ये है कि मैं भी बिल्कुल एंड में पेट्रोल डलवाता हूँ। जब आप कैवलरी के पुल पे फंस जाओ ना अब वो है। फिर 10 किलोमीटर का मसला हो जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो मतलब बाइक, वही बात है शहर के अंदर तो बाइक गाड़ी वटेवर 80 किलोमीटर बहुत होते हैं, लेकिन जाहिर है अक्सर लोग जो यहाँ पे काम करते हैं लाहौर में और वो रहते उनका अपना घर कहीं और होता है, सो वो क्या करते हैं कि जिसके पास बाइक है वो फिर फ्राइडे नाइट जो है उसी पे कहता है कि अच्छा मैं गुजरांवाला भी चला जाता हूँ, तो वहाँ पे जाके थोड़ा सा और बाकी सर गाड़ियों की हद तक तो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनके अंदर तो अंदर एसी भी है, आपने कुछ मतलब और चीज़ें भी, वही बैटरी पावर का रही हो, गाड़ी की लाइट्स है, इंटीरियर लाइटिंग है आपका, अब तो जो गेज क्लस्टर है और मल्टीमीडिया वो भी इलेक्ट्रॉनिक होता है सारा, तो उसके अंदर बैटरी यूज़ हो रही होती है। बाइक पे अगर आप कैवलरी की पुल पे फंसे हो, वो इलेक्ट्रिक हो और वो बाइक कुछ भी नहीं कर रही, क्योंकि वो तो मोटर है ना उसके ऊपर, और तो बहुत ही मिनिमल इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो इतनी बैटरी आपकी लगेगी नहीं। तो उस लिहाज से क्योंकि जो पेट्रोल इंजन है वो तो हर वक्त उसने घूमते रहना ना, जब स्टार्ट कर लिया आपने तो उसने पेट्रोल थोड़ा थोड़ा चूसेगा वो। ई बाइक्स का ये मैंने अभी सोचा बैठ के कि अगर आप पुल पे फंस जाए तो ई बाइक आप कुछ नहीं कर रही। नहीं, ये तो पुल पे फंसने वाली बात मैं गाड़ियों के लिए कर रहा था, बाइक तो फंसती नहीं, बाइक तो पानी की तरह जगह बनाती है। जाती है बिल्कुल। तो चलिए सर, अच्छा है, ये सारी चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन आगे बढ़ते हैं। तो सर हुआ ऐसे कि कल के दिन जो पहले खबरों में आए थे अमेरिकी जो हैं डोनाल्ड लू साहब, जिनके थ्रू फिर वो मरासला और वो साइफर लहराया गया, फिर वो साइफर की रख दिया गया, फिर वो साइफर गुम गया, फिर खान साहब गुम गए, फिर खान साहब के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं उन्होंने कुछ उसके ऊपर बयान दिए, अब केस चल रहा है।
सो ये सारी चीज़ों के ऊपर एक कंग्रेशनल हेयरिंग तो नहीं थी वैसे, उसका उनके एक और उसको कहा जाता है, वहाँ पे डोनाल्ड लू साहब आए हुए थे, तो उनसे सवालात किए गए, तो उनके जवाब इंटरेस्टिंग थे। वो दो ही मेजर सवाल थे, एक इलेक्शंस के हवाले था और एक साइफर के हवाले से था। इलेक्शंस के हवाले से जो सवालात किए उस पर उनका जवाब बड़ा सीधा था कि जी देखें, इलेक्शंस हम नहीं फील करते कि बिल्कुल ठीक हुए हैं, नंबर वन। नंबर टू, लेकिन ईसीपी जो है उसको इस चीज़ को देखना चाहिए और इस चीज़ के ऊपर एग्जामिन करना चाहिए। हाँ, अगर ईसीपी इसके ऊपर कुछ भी नहीं करेगा, जो इल्ज़ामात हैं, तो फिर ये थोड़ी परेशानी वाली बात है और इसके ऊपर फिर हमें देखना पड़ेगा। उन्होंने सो मैनी वर्ड्स इस तरह की बात की और उन्होंने कहा कि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुए पाकिस्तान में और ईसीपी इसके अंदर देख भी नहीं रहा इस चीज़ को, तो हमारे लिए हमारी रिलेशनशिप जो है 76 साल की, वो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। तो ये उनका एक बयान था। साइफर केस की हद तक उन्होंने कहा कि जी ये कंस्पिरेसी थ्योरी थी, इसमें ना कोई हकीकत है ना कुछ सच्चाई है। जो हमारे मीडिया के एक तरफ लोग थे तो वो यही कह रहे थे, जो दूसरी तरफ लोग हैं वो अभी तक मानते हैं जी कि सारी साजिश ही अमेरिकन थी, अभी भी ये अमेरिकन साजिश है। और डोनाल्ड लू अलबत्ता जो इसके अंदर मेन थे अमेरिका की तरफ से, उन्होंने ये कहा कि जी वो तब भी कंस्पिरेसी थ्योरी थी, मैं आज भी कहता हूँ कंस्पिरेसी थ्योरी है और इसका कोई उस तरह का मायने नहीं रखती ये साइफर केस जो है। तो ये उनके तमाम तर चीज़ें थी। उसके अलावा हमारा थोड़ा रिएक्शन जो था, पाकिस्तान के कुछ जो हमारे फॉर्मर ब्यूरोक्रेट्स और बाकी लोग हैं, उन्होंने इसके ऊपर ये बात भी की कि जी आज हमारा सर झुक गया है इस चीज़ में कि पाकिस्तान को वो ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे कोई हम उनका एक एडिशनल स्टेट है, छोटी सी एक, कि हम ये कहेंगे तो ये कर देंगे, फलाना कहेंगे तो ये कर देंगे। तो और जो फॉरेन ऑफिस स्पोक्समैन है हमारी, उन्होंने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि उन्होंने शायद आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट को बात कर बैठे हैं, वो इलेक्शन कमीशन के हवाले से उनको हमारे कवानीन और बाकी चीज़ों का पता नहीं है। सो इसके ऊपर जो रद्द-ए-अमल आ रहा है हमारे फॉरेन ऑफिस के लोगों का और कुछ फॉर्मर ब्यूरोक्रेट्स का, वो यही है कि हमें अफसोस हुआ है कि अमेरिका जो हमें ट्रीट करता है एज कि एक छोटा सा स्टेट है, हम इनको जो मर्जी कहेंगे वो कर देंगे। अच्छा, ये मैं कल से देख रहा हूँ कि जो पटवारी ग्रुप्स हैं वो भी इस कॉन्ग्रेशनल हेयरिंग के बाद से विक्ट्री लैप ले रहे हैं और पीटीआई वाले जो ग्रुप्स हैं, यूथ ग्रुप्स हैं, वो भी विक्ट्री लैप ले रहे हैं। पटवारी ग्रुप कह रहे हैं कि जी देखा, उसने डोनाल्ड लू ने कह दिया कि ये साइफर कंस्पिरेसी थ्योरी थी। पीटीआई वाले कह रहे हैं कि जी वो देखा, हमने इतना शोर मचाया है कि उनको इसके लिए प्रॉपर हेयरिंग करनी पड़ गई है। तो वो उसने तो जाहिर है कहना ही था कि मैं मुलविस नहीं हूँ, लेकिन प्रेशर था तो हेयरिंग करनी पड़ी ना। सो दोनों विक्ट्री लैप ले रहे हैं। मैं तो बहुत आपको ईमानदारी की बात बताऊं, मैं मजाक नहीं कर रहा, मुझे तो मसला ही नहीं समझ आ रहा। मतलब अगर ये मान लिया जाए कि डोनाल्ड लू ने कोई कंस्पिरेसी की है, उसने कोई प्रेशर डाला है, उसने कोई मरासला लिखा है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? मतलब आप और मैं ना पाकिस्तान की हुकूमत गिराने के लिए कुछ नहीं कर सकते। उसकी वजह ये है कि हमने लिया हुआ ओथ कि हम ना पाकिस्तान की कोई गद्दारी नहीं करेंगे। ओके, हम यहाँ पे पैदा हुए, जब हमने आईडी कार्ड लिया था यहाँ तो हम इनकार कर देते। अब हमारा एक किस्म का ना कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो अब मतलब फॉर गुड और फॉर बैड हम नहीं कर सकते, कानून हमें पकड़ लेगा। मैं अगर इंग्लैंड की हुकूमत गिराता हूँ तो तानू की प्रॉब्लम है, ठीक है? ये क्या बात है? वो अमेरिकन है नेशनल, वो जो मर्जी करे पाकिस्तान के साथ, मतलब उस पे क्या है? मुझे तो ये बिल्कुल आपको ये, मतलब उसने क्या फिजिकली गिराई है? उसने यहाँ पे जिसने भी आपको लगता है कि यहाँ से किरदार अदा किया है, ओनू फड़ो, ओनू क्यों फाड़ रहे हो डोनाल्ड लू नू? सर इससे ये देखा आपने कि सर एक प्रेशर बिल्ड हुआ है वहाँ पे। आई थिंक ये जो पीटीआई क्वार्टर्स का एक आईएमएफ वर्ल्ड बैंक वाला एहतजाज, बाकी मीडिया के ऊपर डोनाल्ड लू को, मतलब अपने आप को भी कभी सर्च कर लेता है बंदा, तो देख रहा हूँ यार इतना बंदा पाकिस्तान गालियाँ ही दे रहा है मुझे, और वो कहता है मुझे जान से मारने की धमकियां दी हैं, मेरी फैमिली को मारने की धमकी। अच्छा जैसे आप ये देखें कि जब ये हुआ था वीओएनसी, तब की मुझे इनकी एक तस्वीर याद है डोनाल्ड लू साहब की, तो तब थोड़े यंग से लगते थे, मतलब इतना यंग नहीं बट मतलब बुजुर्ग नहीं। इस कंग्रेशनल हेयरिंग के अंदर तो जब वो आए हैं तो बाल सफेद और रंग उड़ा हुआ, सर तो ये इनको पाकिस्तान हो गया इनको इफेक्ट हुआ है पाकिस्तान का थोड़ा सा, बट चले मतलब ये उस तरह से इनकॉन्सिक्वेंशियल है, कोई उसमें चीज़ नहीं है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हुआ कि जी जब वो डोनाल्ड लू आज से 2 महीने बाद कहे जी कि ईसीपी ने कुछ नहीं किया, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। अगर वो हुकूमत पाकिस्तान को एक और मरासला भेजेंगे या एक और कोई चीज़ भेजेंगे तो जवाब उसका बड़ा अच्छा दे सकते हैं
कि यार हमारे कवानीन ऐसे ही है यार, हमारा इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं करता तेनू की, हमारा सुप्रीम कोर्ट करता है सब कुछ, अब वहाँ सारे केस पड़े उसका वेट करो, ठीक है। हाँ, लेकिन फिर वही बात है ना, अब जो मुझे तो खैर उस बात की भी समझ नहीं ना आती, वो जो स्टेटमेंट है ना कि क्या हम गुलाम है। हाँ मतलब आप उनसे पैसे लेते हैं, मतलब ये बड़े सादा सा ट्रांजैक्शनल सा मामला है, आप उनसे पैसे लेना बंद कर दो और उसके बाद उनको कहो कि बेटे आप नहीं कुछ बताना, ठीक है। अब जब तक लेते हैं तो लेते हैं, मतलब क्या करेंगे सर। हाँ सर, एग्जैक्टली, ले रहे तो रोना किस चीज़ का, एंजॉय करें सर, नौकर की तो नखरा की। हाँ एंजॉय करें। तो और अभी तो पैसे और मिल रहे हैं, तो ये इसकी टाइमिंग भी उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि देखिए आईएमएफ की अगेन लोग सर एक चीज़ भूल जाते हैं, आईएमएफ वो कहते हैं या आईएमएफ तो एक इंडिपेंडेंट अदारा है, नहीं, आईएमएफ एक फंड है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा जो फंड को उसको फंड देता है वो अमेरिका है। तो ये अगर आपने मान लिया कि यार वो बिल्कुल गैर जानबदार तरीके से, बड़े इंडिपेंडेंट तरीके से सारा कुछ देखेगा पाकिस्तान का केस, यस, बट ये कहना है इसके साथ साथ कि ये अमेरिका का कोई इन्फ्लुएंस नहीं आईएमएफ पे, ये गलत बात है। सर मैं ना बार बार वो करता हूँ, इनको ना बड़ा शौक है लोगों को कि वो देखो अफगानिस्तान ने अमेरिका को भगा दिया, अमेरिका जंग नहीं जीत सका। अब पता नहीं जंग जीतने का पैमाना क्या होता है, मतलब जितनी देर वो यहाँ रह सकते थे वो रहे, उनको नहीं निकाला जा सका, वो जब फाइनली उन्होंने जाना था वो चले गए। अच्छा, फिर वही बात है, हमें ये लगता, जो फिगर्स हमारे सामने आते हैं कि जी उनको इतना नुकसान हो रहा था माली, जिसकी वजह से उन्होंने फिर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स, हाँ, वापस चले गए। लेकिन साथ में अब अगेन हमारे पास कोई फैक्ट्स और फिगर्स तो नहीं हैं, लेकिन इस तरह की कंस्पिरेसी थ्योरीज बहुत है कि वो वहाँ से पता नहीं कितने ट्रिलियन डॉलर्स के मादनियात ले गए हैं, मतलब ये लिथियम ले गए हैं। अच्छा, अगर वो ले गए हैं तो फिर मतलब फिर तो नहीं कोई खास जंग आ रहे। अच्छा, तीसरी चीज़ जो सबसे बुनियादी बात है वो ये है कि वहाँ, अच्छा जी अफगानिस्तान ने उनको वापस भेज दिया। अब मेरे सामने तो अगेन अब सबकी टाइमलाइन अपनी अपनी है, जो मेरे सामने खबरें आ रही हैं मेरी टाइमलाइन पे, वो तो ये अल्लाह माफ़ करे कि अफगानिस्तान में लोग किडनियाँ बेच रहे हैं क्योंकि खाने को रोटी नहीं है। तो ये वाली आज़ादी चाहिए? मतलब ये सर लोड शेडिंग, हमें ना मैक्सिमम 7-8 घंटे की आदत है दिन की, ये 1 घंटा और बढ़ जाए ना तो पटाखे आए इधर, तो मैं तो नहीं कर सकता, मैं तो गुलाम ठीक हूँ। अच्छा, अभी अभी तो देखिए सिचुएशन इस किस्म की कि ये बयानबाजी जो है स्टेट लेवल पे करना तो बहुत गलत बात है, और हमारा कोई मतलब जो इस पर गवर्नमेंट के अंदर जो है वो तो नहीं कर रहे इस किस्म की बात, वो तो पीडीएम में भी नहीं की थी, वो तो शहबाज शरीफ साहब जो है उनका जो मशहूर तरीन कॉल हो चुका है कि बेगर्स कांट बी चूजर्स, तो वो तो क्या बैठे थे, मेरे ख्याल में उनकी उस पॉलिसी में तब्दीली भी नहीं आई उनकी। और उसका मजीद सबूत इस चीज़ में आता है कि इस दफ़ा जो उनका पूरा फाइनेंस का डिवीजन है, तमाम जो उन्होंने सेट किया अपने लिए इंक्लूडिंग हिमसेल्फ, उनमें से किसी एक ने भी नहीं कहा कि हम नहीं जाएंगे आईएमएफ के पास, ऐसी की तहजीर, उन्होंने कहा जी हम जा रहे हैं आईएमएफ के। इनफैक्ट मेरे ख्याल में इस हुकूमत बनते साथ जो पहली बड़ी चीज़ हुई है वो यही हुई कि आईएमएफ के साथ जाके बैठे। सर ये इतनी मुस्बत बात है कि 2018 में आपके मेरे शोज मौजूद हैं ऑनलाइन, जी, मेरे अली अनसेंसर्ड के वीलॉग्स मौजूद हैं चैनल के ऊपर, जिसमें मैं कह रहा हूँ कि यार आईएमएफ का क्या कसूर है, उसको क्यों गालियां दे रहे हो, मतलब आपने नहीं जाना तो ना जाओ, मतलब इसमें ऐसा कौन सा प्रॉब्लम है। वो दिन और आज का दिन कि अब इमरान खान साहब ने भी जेल से ये कहा है कि हाँ आईएमएफ से मसला नहीं है, मतलब, और शहबाज शरीफ साहब तो कह ही रहे हैं कि आईएमएफ हमने जाना है, आन दो। और फिर वही बात है कि वो जो जब ये नहीं गए थे 8-10 महीने 2018 में, अप्रोच वो भी ठीक थी कि जी हम अपनी बेल्ट कस लेंगे, वो तो फिर जब अपनों ने कहा साढ़े किलो नहीं कसी जाती तो फिर पटाखा बोला असद उमर साहब का, फिर उनको जाना भी पड़ा फाइनेंस से, और फिर जितने भी आए वो सब आईएमएफ से लड़ते रहे, अपनी तमाम पीटीआई का जितना दौर रहा, जैसी पीडीएम आई तो वो भी आईएमएफ से लड़ते रहे, क्योंकि सागडार साहब ने कहा कि ऐसी की तैसी तुम्हारी, आई डोंट केयर। और फिर देख लें सागडार साहब का। हाँ, फिर अभी सागडार साहब जैसे ही गए हैं तो फिगर्स आपके नंबर्स बेहतर हो गए। तो सर ये सारा कुछ जो है ये लिंक्ड है, ये डोनाल्ड लू वाली चीज़ जो है, इसको मेरे ख्याल में इतना इसका अफवाह नहीं बनाना चाहिए कि बहुत बड़ी कुछ चीज़ हो गई है। ये कोई कंग्रेशनल हेयरिंग्स जो है वहाँ पे होती रहती हैं, और वहाँ पे कोई ऐसी नहीं है कि जी वो तो देखे ना, अभी पिछले जो ज़्यादा इंटरेस्टिंग इसी कंग्रेशनल हेयरिंग थी, वो जो टिकटॉक वाले बंदे को बुला ली तो उससे ऐसे ऐसे सवाल पूछे सर
सर वो तो बहुत जबरदस्त था वैसे। नहीं तो जो मुझे वाहिद मसला है ना, क्योंकि मैं तो अक्सर इस शो पे भी मैं कहता हूँ कि मैं तो इमरान खान साहब को जो है ना, मतलब उन पे जो भी इस वक्त फर्द जराइम जो आयद हैं, मैं तो सबके लिए, वो अगर ठीक भी हैं, अगर तो गलत है तो गलत है, अगर ठीक भी हैं तो मैं सबके लिए, मैं मेरी तरफ से तो माफ़ी है सिवाय इस एक के। उसकी वजह ये है कि यार अगर अमेरिका, सपोज अमेरिका नाराज़ हो जाए और वो इनडिफरेंट हो जाए आपसे, वो कहे कि यार अच्छा आपको इतना बुरा लगता है मेरी इंटरफेरेंस, बस ठीक है जाओ फिर आप ही करो, मैं नहीं। मैं नहीं करूँ, सर, मुसीबत पड़ जाएगी। मुसीबत पड़ जाएगी। अगर तो अमेरिका कहते मैं नहीं खेलना, तो सर आप अकेले खड़े होगे बैट पकड़ के, लिटरली बैट पकड़ खड़े होगे यार, देख रहे होगे यार कोई है ही नहीं मेरे पास। तो चलिए सर, इमरान खान साहब ने वैसे जेल से एक बयान उनका जो है वो क्रीप थ्रू किया है, उन्होंने ये कहा है कि ये हुकूमत 6 महीने ज्यादा नहीं चलेगी। ठीक ठीक है ना चले सर आगे चलते हैं। मेरे बोलो 3 महीने बाद काट दियो हम इधर बैठ के तजिया पे सर बयान हर बंदे का हक है, वो ठीक हो जाए तो वो कहेगा यार मैं तो क्या सी, वो ना ठीक हो तो कहे यार तब का मतलब गुजरा सिस्टम में चला। अरशद भट्टी साहब हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो कहते हैं कि आपकी प्रेडिक्शन सियासी और आपकी कंस्पिरेसी थ्योरी ये औलाद की तरह होती है। ये जब ठीक साबित होती है ना, तो जैसे औलाद आपकी तरक्की करती है वो वाली खुशी होती है। सर आगे चलते हैं, थोड़ा स्कूलों की हद तक बात करने। स्कूलों में बड़ी सर अच्छा है, एक प्रोग्राम लॉन्च होने लगा है कि स्कूलों में 1,23,00,000 पौधे लगाने की तैयारी हो रही है। तो ये टीचर्स, स्टूडेंट्स सब तमाम मिल के तमाम तर पब्लिक सिस्टम के अंदर जो है वो अपने अपना हिस्सा डालेंगे इस प्रोजेक्ट के अंदर, और जगह जगह पे पौधे लगाएंगे, जो बहुत अच्छी चीज़ है। सर ये कमाल की चीज़ है, बड़े अरसे से हम ज़बरदस्ती मुस्बत करी जा रहे हैं खबरों को, ये जेन्युइन मुस्बत खबर आपने दे दी है। और ये जो है ना, इसमें इन्होंने तफरीक करके पूरा प्लान है कि इतने हजार उस्तादों के हाथ से लगेंगे, इतने हजार स्टूडेंट्स के हाथ से लगेंगे। ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि इससे मैंने चीज़ एक और भी निकाली भी थी कि ये सर्वे आया है कि पिछले 24 साल के दौरान जंगलात का रकबा 20% कम हो गया। तो 27,000 हेक्टर रकबे पर जंगलात का सफाया हो चुका है। अच्छा, ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो हम देखते हैं जर्मनी वगैरह टाइप जो ममालिक हैं, उनमें जो स्कूलिंग होती है वो तो पढ़ाते पढ़ाते तो वो काम ही है, उसमें तो सारी एक्टिविटी ये होती है कि आपने पौधे लगाओ तो फलाना ढमकाना। अच्छा, अब ये पौधे लगाना जो है ना, इस पे बात खत्म नहीं होती, क्योंकि ये इस तरह थोड़ी है कि बस आपको एक पनीरी मिल जाएगी और आप बिल्कुल उसको अंदर दबा दोगे और बात खत्म हो जाएगी। फिर आपने ख्याल रखना उसका, आपने ख्याल रखने के वो भी रखें। और दूसरा ये है कि वो एकदम से मतलब किसी के हाथ में कोई और होगी, बच्चे के हाथ में, किसी के हाथ में कोई और होगी, वो इंक्विजिटिव होंगे, वो कहेंगे कि जी वो कौन सा है, वो पता लगेगा ये वो वाला पौधा है, ये कौन सा है, ये क्या देता है, ये फल देता है, वो क्या देता है, वो फूल देता है, वो क्या देता है, कुछ नहीं देता लेकिन ऑक्सीजन देता है। ठीक है, अच्छा वो अब वो पौधों की जानकारी जो है आपकी बढ़ती चली जा रही है। फिर ये जो है ना कि अच्छा ये हमारा पौधा है, ये इंडिजिनस है, वो जो इसका है ये इंपोर्टेड है, ये फलानी जगह पे होता है। अच्छा वो वाला जो लगेगा ना उसकी केयर ज्यादा करनी है क्योंकि वो तो हमारे मौसम के लिए है ही नहीं। अब ये सारा कुछ चलता चला जा रहा है, ये सारी लर्निंग है। और फिर इसमें जो है ना, मतलब जब बच्चों को इस उम्र में पता लगेगा कि पौधा कितनी ज़रूरी चीज़ है, सारी जिंदगी वो फिर जो भी काम करेंगे ना, वो इसको मलहूज़े खातिर रख के करेंगे कि यार पौधे का नुकसान तो नहीं हो रहा। और मैं जो है ना, मतलब वो वैसे तो मतलब ज़ाहिर है वो हम वैसे आपको तो मजहबी बातें उस तरह से नहीं करते शो के ऊपर, लेकिन और वो तो बड़ी मशहूर है ना कि वो फतह मक्का के दौरान हुज़ूर ने कहा था कि देखना पौधों शौधों को नुकसान ना हो। वो तो जो मेरी फेवरेट हदीस है ना, वो है कि अब एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं मुझे याद, लेकिन उसका मफहूम ये है कि अगर तुम क़यामत आती देखो कि आ रही है और तुम्हारे हाथ में पौधा है, उसको ज़मीन में लगा दो, मतलब उस वक्त भी लगाना है। तो ये तो कमाल, ये बड़ी अच्छी खबर सर हर लिहाज से मुस्बत है, अच्छी है। दूसरा देखें ना, इससे अगर फ़र्ज़ करें ये हज़ारों बच्चे हैं, उनमें से मैं कहता हूँ 2 या 3 इस चीज़ को समझ बैठते हैं कि यार इनको शौक ज़्यादा पैदा हो जाए तो वो बॉटनी कर सकते हैं, बॉटनिस्ट बन सकते हैं, हॉर्टिकल्चर की एक पूरी उनको चीज़ हो सकती है। सर आपको इस तरह से एग्जांपल देता हूँ, मैं गोल्फ़ खेलता हूँ। अब गोल्फ़ कोर्स जो हमारा है वहाँ पे हर वक्त एक रेजिडेंट आपको शख्स चाहिए होता है जो इन चीज़ों को जानता हो, बॉटनिस्ट हो, हॉर्टिकल्चर का एक्सपर्ट हो, सब कुछ इन चीज़ों को पता हो। एक शख्स हमारे क्लब को मिला था जो कि ज़बरदस्त इस फील्ड का बंदा, यंग बंदा,
और उसने मेरे ख्याल में 1 या 2 साल इस तरह ना काम किया वहाँ पे हमारे क्लब में, और दरख्तों का हुआ ऐसे कि जब कुछ पिछली बारिशों के बाद ना कुछ दरख्त जो थे वो ना गिरे और कुछ वैसे ही गिर गए, और उसके बाद उन्होंने जिसने जाके एनालाइज किया, उन्होंने कहा यार जो इसकी जो रह जाते हैं, बाँक रह जाती है उसकी, उसने देखा इसके अंदर कीड़ा लगा हुआ है। उसने फिर पूरा एक प्लान बनाया कि जितने जितने ड्रग आइडेंटिफाई किए, उसने कहा इन सब में ये और सब बच सकते हैं। फिर उसमें कुछ वो मसला और हुआ, उसको फिर उसके बाद क्योंकि बेहतर ऑफर आ गई, उसको फिर किसी इस्लामाबाद के गोल्फ क्लब ने उठा लिया उसको, और वो बंदा जो है अब वहाँ पे ऑब्वियसली किसी बेहतर पैकेज पे गया होगा, यहाँ भी हालांकि अच्छे पैकेज पे था, और फिर अब कोई नया बंदा वो ढूंढ रहे हैं, जो बंदा मेरे ख्याल में अभी तक उनको मिला नहीं है, या मिल गया है मुझे नहीं पता, बट ये भी बड़ी मुश्किल से मिला था। पॉइंट भी है कि ये एक तो फील्ड जो है लुक्रेटिव है, नंबर 2 इसके अंदर आप स्पेशलाइज करें, और यहाँ पे होती है, पाकिस्तान में होती है, पंजाब यूनिवर्सिटी कराती है, और नंबर 3 इसके अंदर फिर आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। और अगर तो ये इस किस्म की चीज़, ये अगर आपको बिल्कुल ग्राउंड से मतलब यंग एज से आपको शुरू कराते हैं और आगे आपको शौक पैदा हो जाए, तो नथिंग लाइक इट। ये भी फील्ड है सर, पूरी फील्ड है। और दूसरा अगेन जो नहीं भी फील्ड अपनाएगा, वो भी सारी ज़िंदगी आपके इतने मौके आते हैं जिसमें आपने फैसले ज़िंदगी में करने होते हैं, और वो जो है ना इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आपके सामने आ जाती हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, वो आपने मेरा घर तो देखा हुआ है, वो छोटा सा घर है, उसमें वो जो पौधों की जगह है वो बिल्कुल ही छोटी सी है, जो है इतना सा वो, तो उसमें वहाँ पे जो है ना एक वो हमारा मिठे का दरख्त था, और वो क्योंकि जगह बहुत छोटी सी है तो उसके नीचे जितने पौधे लगाते थे ना, तो वो उस तरह से ग्रो नहीं कर पाते थे क्योंकि छांव थी। तो वालिद साहब ने क्या किया कि वालिद साहब ने वो कटवा के तो और पौधे लगा दिए, और फिर मुझे याद है कि कुछ दिन बाद वो एक्चुअली एक गिल्ड ट्रिप में चले गए कि यार मैंने दरख्त कटवा दिया, ये मैंने क्या किया। तो अब फिर वही बात है, पता नहीं वो सही फैसला था या वो गलत फैसला था, लेकिन अब इस चीज का जो है ना, मतलब ये अगर आप इस तरह की चीजें आपके ऊपर बोझ बनना शुरू हो जाएं, तो इसका मतलब है कि आप जो है ना मतलब चीजों का ख्याल रखना अब शुरू हो गए हो। बिल्कुल सर। फिर आपने जो जैसे जिक्र किया कि जर्मनी में, आप जापान की एग्जांपल है, जापान में तो 7 साल की उम्र के बाद जब बच्चा 7-8 साल का हो जाता है, उसके बाद कहीं जाके उसको सिखाना शुरू करते हैं 1 2 3 ABC वगैरह। यहाँ तो हम कहते हैं 3-4 साल का हो गया बच्चा तो उसको ABC 1 2 3 नहीं आती। यहाँ पे बच्चा स्कूल जाता है उसको पहले से आती होती है। हाँ तो वो कहते हैं यार कि वो पता है कराते हैं स्कूलों में। मैं एक वीडियो देख रहा था, सफाइयाँ। वो कहते हैं जी पहले जो आपकी 2 क्लास है 3 क्लास है, उसमें आपने अपना क्लासरूम साफ करना है, बाहर का एरिया साफ करना है, लाइन कैसे बनानी है, ये वो इसी तरह की चीज़ ख्याल रखना है। इससे अगर ये स्कूलों में करा के साथ थोड़ा सा इसको अगर इनको एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ले जाएं, तो एक जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो लोग कहते हैं यार कि पेट बच्चे को लेके दो, जब वो थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी और इंडिपेंडेंस सिखानी है उसको, यार खुद ख्याल रखना है, तो इससे बेहतर क्या चीज़ है। ये भी तो जिंदा चीज़ है, इसका आप ख्याल रखेंगे। भाई वो आप नाम लिख देंगे यार ये फलाने बच्चे का उसने लगाया, ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो देखें उसका लॉस भी अगर हो खुदा ना खासा तो उसको होगा यार कि मैंने मेरा था, और वो रोए पिटे फिर क्या बात। और जो अगर वो उसका अपना पौधा है तो उसके ऊपर भी पानी भी आपने देना है, धूप का भी देखना है, क्योंकि मसला हो तो टीचर को कंप्लेन भी आपने करनी है। तो ये तो काफी चीजें से देखें हमने कितनी सब चीजें निकाल दी हैं इस एक खबर से। क्या बात है सर। नहीं ये तो खबर ही बड़े अरसे बाद अच्छी खबर। वाह सर, आगे चलते हैं। वाह। मुस्बत ने से आपको पता है फिर हमने ग्राफ क्यों रखना है, वरना ऑडियंस चली जाती, तो अब मैं यूं लेके जा रहा हूँ आपको। तो सर ये एक रिसर्च के तहत हमें पता चला है कि ये प्रॉफिट मैगजीन ने हमें बताया सर, अच्छे लोग ये एक स्टडी के मोर पाकिस्तानीज इमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड किंगडम इन जस्ट द लास्ट 14 मंथ्स, यानी कि जैन 2023 से लेकर फरवरी 2024 तक जितने लोग जो हैं वो यूके शिफ्ट हो गए हैं पाकिस्तान से, वो तादाद ज़्यादा है पिछले 51 साल से, 51 ईयर से 1971 से 2022 तक। यानी कि सर इससे अच्छी खबर क्या हो सकती है। सब तक चुके जा रहे हैं यहाँ से यूके। सर देखिए, मैं तो हमेशा से ये कहता हूँ कि आप जो है ना मतलब अच्छा आप कह रहे हैं मुस्बत है सर आप, अच्छा आप पॉपुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं जिन्हें कट हो रहे हैं बेहतर है सर। एक तो पॉपुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू, दूसरा ये कि ये पाकिस्तानी हैं जो गए हैं उन उते गंद पान गए वरना इन्होंने हते पान। सर ऐसे मुझे ना सर इसके ऊपर ना मेरी एक ऑल्टरनेटिव थ्योरी है सर। वहाँ जाना ना यहाँ से छोड़ के, मुझे नहीं पता इन सब की क्या मजबूरी या मुश्किलात होंगी, मतलब अल्लाह उनको वहाँ भी तरक्की दे, ढेर सारी तरक्की दे, लेकिन वैसे अगर आप लॉन्ग रन में देखें ना, तो जो लोग एक ज़माने में इमिग्रेट कर गए थे 70s में, इवन 80s में, 80s भी, अर्ली 80s में,
वो अब जाके वहाँ पे ना एक हद तक स्टेबल है, मेजोरिटी उनकी जो है, क्योंकि उन्होंने तब जाके एक उस जमाने में गए जब वहाँ पे उनकी इकोनॉमी जो थी वो एक और तरह की इकोनॉमी थी, जब वहाँ पे अपॉर्चुनिटी ज़्यादा थी, जब वहाँ पे लेबर फोर्स चाहिए थी, जब वहाँ पे इमिग्रेशन पॉलिसीज़ और पासपोर्ट अटेन करना जो था आसान था। अब जो बंदा जा रहा है यहाँ से वहाँ पे, वो देखिए हम सिर्फ देखते हैं अपनी इकोनॉमी, क्योंकि हम वैसे तो सेल्फिश लोग हैं। आप अगर यूके की इकोनॉमी देखें, अगर ऑब्जेक्टिवली देखें आइसोलेट करके, तो वो इतनी को ज़बरदस्त आप नहीं कह सकते हैं कि मतलब वहाँ पे सिफर से एक बंदा 25-26 साल की उम्र पे वहाँ पे इमिग्रेशन भी अप्लाई करेगा, शायद पढ़ाई भी करेगा वहाँ पे, साथ काम भी करेगा, साथ बिजनेस भी लॉन्च करेगा या किसी बिजनेस में पार्टेक करेगा, और फिर उसके लिए जो सीढ़ी है ना टू 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 बी सक्सेसफुल, और जितनी मेहनत वो वहाँ करेगा, मेरा अपना ख्याल है, आई होप आई एम रॉन्ग, कि अगर वो उतना सब कुछ यहाँ फोकस करे अपनी एनर्जी, तो शायद यहाँ बेहतर चांस है वहाँ की बनस्पत, ये मेरा ख्याल है। सर असल में ना मसला ये है कि वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो है कि उस दौर में लेबर गई थी ना, तो अभी का जो प्रॉब्लम हो गया ना वो ये है कि ये जो सारे गए हैं ये, और पाकिस्तान का भी जो मसला है जिसको ब्रेन ड्रेन और ये सारा कुछ कहते हैं, अब लेबर तो हमारी दुबई से आगे जाती ही नहीं है, सऊदी अरब से आगे। अब ये जो सारे गए हैं ना ये तो ऑलरेडी हाईली स्किल्ड गए हैं। ये तो आपका ख्याल है सारे हाईली स्किल्ड होंगे? सर मेरे ख्याल में इनमें ज़्यादातर हाईली स्किल्ड होंगे, इनमें ज़्यादातर वो होंगे जिनके पास £500,000 होगा, मतलब जो बिजनेस के लिए गए हैं। मतलब £500,000 वाला तो कामयाब है, जहां मर्जी चला जाए। यही कामयाब है सर, उसको क्या जरूरत है वहां जाने की? वो सर आता जाता रहेगा, बेसिकली तो पासपोर्ट लेने गया है। क्योंकि ये भी एक चीज़ है कि ये बल्कि मैं सबको बता दूं कि वो आती रहती है ना, जो यूरोप की भी बहुत मुल्कों की आती रहती हैं, पोर्चुगल वगैरह की, कि इतने आपके सिटीजनशिप वाले। सिटीजनशिप, और वो उसमें अक्सर जगहों पे ऐड होता है कि आपके घर पे आपको पासपोर्ट मिलेगा। वो बात गलत है। हर जगह पे ना आपको 3 साल रहना पड़ता है, रहे बगैर नहीं मिलती। मतलब ये बात ठीक है कि आपने £500,000 या यूरो आपने उधर बैंक में जो डिपॉजिट करा आपको दिया है, रेजिडेंसी कार्ड मिल जाएगा। रेजिडेंसी कार्ड चाहे आपको अगले दिन मिल जाए, लेकिन पासपोर्ट तभी मिलेगा जब आप रहोगे। अच्छा, फिर उसमें लोग ना 2 नंबरी करते हैं। वो कई लोग 2 नंबरी क्या करते हैं कि वो लोग आ जाते हैं और वहाँ पे किसी को क्रेडिट कार्ड दे देते हैं कि इस्तेमाल करते रहना, और थोड़े दिन बाद कोई और चीज़ दे देते हैं कि मोबाइल में अकाउंट डलवाते रहना, वापस जाके कहते हैं हम तो इधर ही थे, ये देख लें हमारी चीज़ें। फिर वही बात है, वो लोग नहीं पकड़ते। अच्छा, यहाँ पे कुछ लोगों का ख्याल है कि ओ जी ओते ना एग्जिट ते स्टैंप नहीं ना लाते, तो उन्होंने पता ही नहीं लगता। ओ यार सर वो पहले होता था। अच्छा नहीं, अभी भी ना वो स्टैंप नहीं लगाते यूरोप वाले। नहीं उनको पता है आप चले मैं वही कह रहा हूँ यार, ये कोई दौर है स्टैंपों वाला, उनको पता है आप हो नहीं हो, वो आपको नहीं पकड़ रहे तो बस नहीं पकड़ सर रहे। इस स्कीम के थ्रू ना बड़े लोगों ने कैनेडियन इमिग्रेशन ली है, जो ना अपना एक पासपोर्ट घुमा के यहाँ से दूसरा बनवा लेते थे, एक पे जाते थे दूसरे पे आते थे। लेकिन ये सब तब का जमाना है जब इलेक्ट्रिक वाला आपका पासपोर्ट नहीं होता था। अब तो आपका ठक करके स्कैन होता है पासपोर्ट, वही एंट्री एग्जिट। स्टैंप तो वैसे ही पड़ी होंगी पुरानी स्टैंप पे, सर वो ज़ाया नहीं करना चाह रहे होंगे। तो बुनियादी बात ये है कि रहना वहाँ पे पड़ता है। सो अगेन वही वाली चीज़ है कि ये जो लोग गए हैं ना, ये वो हाईली स्किल्ड अगर नहीं भी थे, मतलब फिर वही बात है कि सर कुछ तो शायद इसलिए गए हो कि वहाँ कोई उनका चाचा या मामा या पुराना रिश्तेदार है, वो उसका कोई फिश एंड चिप्स रेस्टोरेंट है या उसका कोई काम है, कोई अच्छा कारोबार भी है, तो वहाँ नौकरी करेगा वो। मैं उस वाले से कह रहा हूँ कि वहाँ फिर उसकी तरक्की उस तरह से नहीं है। हाँ उस तरह से नहीं है, लेकिन फिर वही बात है ना कि अगर एक बंदे का जिसका पिज्ज़ा पार्लर है और उसने यहाँ पे अपने चाचे के बेटे को बुला लिया है कि जी मुझे शेफ़ चाहिए यहाँ से, और आपके कागज़ बने, हमने होते देखा है यहीं पे, हम दोस्त से बनवाते हैं कि जी इसने मेरे पास 6 साल पिज़्ज़ा लगाया है, वो बस अभी कागज़ होता है, उसने एक दिन भी नहीं लगाया होता, उसने कभी नान भी नहीं लगाया होता, तो वो आपने भेज दिया उधर पिज़्ज़ा लगाने के लिए। लेकिन फिर वही बात है ना कि यहाँ से तो शायद वो बेहतर इसलिए रहे क्योंकि यहाँ भी उसको क्या आता है, तो वहां पे फिर वही करके पौंड कमाएगा, तो सीख जाएगा थोड़ा बहुत। सर प्लस इन सब का मुझे एक और चीज़ लगती है जो कि ज़रा ज़रा और ख़तरनाक हो सकती है, कि ये अपने घर के अंदर वो शख्स है जो उनका सबसे, उनको लगता है यार इसका सबसे ज़्यादा चांस है। तो तमाम तर जो ख़ानदान वाले हैं, मतलब आपका वालद वालदा, आपके को बहुत बड़े भाई हो चुके हैं, आपकी बहनें हैं, कुछ हैं, वो कहते हैं यार ये जाएगा कमा के भेजेगा, और आप अपना काफ़ी खर्चा, सर ये यहाँ से जाने में भी खर्चा होता है, आप ऐसे तो नहीं जा सकते कि मैं कल जा रहा हूँ। तो वो जाने का जो खर्चा है वो करके आप भेजते हैं उसको वहाँ पे विद द इंटेंशन कि वो जाएगा वहाँ पे सेटल होगा, कमाएगा, कमाते साथ यहाँ भेजना शुरू कर देगा। एक तो इस चीज़ की वो गारंटी नहीं है, वो कहे मैं क्यों भेजूँ, फर्ज करें या वो भेजना भी चाहे, तो अगर वो यहाँ भेजना शुरू कर देगा तो वहाँ खुद क्या करेगा। तो मैं इसलिए आज से कह रहा हूँ कि नथिंग ईजी उसके अंदर है। उस आर्गुमेंट दोनों साइड पे ऑब्वियसली, दोनों साइड पे हैं। और फिर भी बात है ना कि उस तरह से वो कामयाब ना भी हो। बुनियादी बात ये है कि अगर वो फैसला कर ले कि मैंने यहाँ पे घर चलाना है, अगर वो फैसला कर ले
और वो मतलब 1500 पाउंड भी कमाता हो महीने का, और वो उस अगर जिस तरह से यहाँ से वो लोग कई जो हैं वो 12-12 लड़के 2 बेडरूमों में रह रहे होते हैं वो करके, तो फिर वही बात है घर पे वो 200-300 पाउंड तो भेज ही सकता है महीने के। तो बस इस तरह ये मतलब अब बड़ी मतलब पॉइंट भी है कि ये डिसीजन जो है ये बड़ी सोच समझ के लेनी चाहिए। मतलब ये ऐसे नहीं होना चाहिए कि जी इर्द गिर्द मेरे सारे दोस्त कर रहे हैं तो मैं भी कर लेता हूँ। आपको जरा केयरफुल होना चाहिए। बारह सर आगे चलते हैं। सर डॉल्फिन फोर्स फेवरेट सर पेट्रोल के लिए डॉल्फिन फोर्स जो है वो गश्त कम, स्ट्रीट क्राइम बढ़ने लगे, मतलब उन्होंने गश्त अपना कम कर दी और स्ट्रीट क्राइम जो है बढ़ने लगा है। बेसिकली सर पेट्रोल नहीं है उनकी बाइकों में डालने के लिए, इनकी उनको दी हुई भी है, वो 600 सीसी वाले हैवी बाइक्स दिए हुए थे इनको। और 1 to 5 भी हैं कुछ के पास, कुछ के पास। शुरू में तो सर ये आए थे होंडा अपनी 600 पे, जो कि बड़ी एक यूजलेस चीज़ थी, क्योंकि वो बाइक जो है वो तो कोई गाड़ी नहीं है यहाँ पे जिसको नहीं पकड़ सकती, मतलब को बहुत ही हैवी ड्यूटी स्पोर्ट है, तो समझ नहीं है मुझे तब भी उसकी, लेकिन चलिए बल कर ली। तो अब पेट्रोल के पैसे नहीं है क्योंकि नहीं है, तो डॉल्फिन फोर्स भी कम नज़र आ रही है, और वो कहा जा रहा है इसकी वजह से स्ट्रीट क्राइम भी बढ़ रहा है। मुझे वैसे नज़र आ जाते हैं इधर उधर फिरते हुए, लेकिन अब स्ट्रीट क्राइम जो है अगर बढ़ रहा है तो उसकी वाहिद वजह तो ये नहीं हो सकती कि डॉल्फिन फोर्स नहीं है। इसका तो मतलब है कि जी स्ट्रीट क्राइम जब कम था तो सिर्फ डॉल्फिन फोर्स की वजह से, तो बाकी क्यों रखे हुए सबको डॉल्फिन में डाल दो। तो ये खबर हमें मिली थी, हमने कहा शेयर करें। हाँ जी, वो बल्कि इसमें शायद वो भी लिखा हो कि कितने करते हैं गश्त और आप कितने कर रहे हैं। हाँ जी पढ़ लेते हैं। 550 मोटरसाइकिलों में से सिर्फ 20 पेट्रोलिंग के लिए रहेंगे। सर लाहौर में 550 में से 20 पेट्रोलिंग कर रही है। अच्छा, ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इससे ज़्यादा कर रही है। हाँ और वही वाली चीज़ है कि वो सरकारी पे ना कर रहे हो तो अपनी 70 पे कर लेते हैं। हाँ, क्योंकि उसकी वजह ये है कि सर वो मेरे ख्याल में अपना डेली का पेट्रोल डाल के भी निकाल लेते होंगे। मतलब ये मतलब अज्यूम किया जा सकता है, वी डोंट नो। बाकी वही है कि बंदा मतलब वेला जो बैठा हो तो पेट्रोलिंग ही कर ले, तो मेरे ख्याल में पेट्रोलिंग तो वो करते होंगे। तो सर वैसे देखें ना सर अगर हम शुरू से जरा जाए ना, तो ये काम शुरू हुआ था एलीट फोर्स से। उन्होंने एक एलीट फोर्स बनाई थी और वो तो बहुत नाकाम हुई थी। उसकी वजह सिर्फ ये थी कि वो बहुत करप्ट साबित हुए थे एलीट फोर्स वाले जो थे। एलीट फोर्स ही थी ना, पंजाब पुलिस का एक विंग बनाया हाँ था जी, उन्होंने। अभी भी शायद है। अभी भी है। तो उनका तो काफी मसला हुआ था और काफी मतलब बहुत हमने देखा था उसके अंदर। ये वो दौर था जब पुलिस का फियर जो था वो बिल्कुल पीक पे था। उसके बाद वो जरा डाई डाउन किए, फिर आई थिंक शहबाज शरीफ साहब के दौर में ये फिर डॉल्फिन फोर्स लाई गई थी। और डॉल्फिन फोर्स की भी शुरू शुरू में तो बहुत हमें अच्छा लगा कि मतलब तमीज से बात करने वाले ये वो, फिर इवेंचुअली ये भी थोड़े से बिगड़ना शुरू हो गए थे। असल में इनके साथ एक ज्यादती हो गई। इनका नाम जो है ना, मतलब वो रखना चाहिए था तो टैरम वाले जानवर का। सर ये आई थिंक ये तुर्की गए थे मियां साहब और वहां से इंस्पायर होकर आए थे। हाँ, डॉल्फिन ना बहुत ही क्यूट एक हाँ, चीज है, तो वो लोग ना इनको उस तरह से सीरियसली नहीं लेते। तीतर फोर्स। तो अब उसके बाद हुआ ये कि सर इनकी बहुत सारी खबरें इनके खिलाफ आना शुरू होगी। एक तो सबसे पिछले साल या उससे पिछले साल ये थी कि इनकी जो महंगी महंगी मोटरसाइकिल्स आई थी और उन्होंने मेंटेनेंस डिपार्टमेंट बनाया था, वहाँ पे बाइकें पड़ी हुई हैं, ठीक नहीं हो रही, ख़राब हो गई हैं। फिर इन्होंने इनको चेंज करके डॉल्फिन कार बना दी एक कल्टस, और उसमें ये फिरते जो इनकी व्हीकल्स हैं। बाकी ये तो थे इनका मकसद तो ये था ही ना कि था ही नहीं कि मतलब इफेक्टिव पुलिसिंग तो ऑब्वियसली था। ये थे बिल्कुल फर्स्ट रिस्पॉन्डर कि मतलब आपका कोई भी चीज़ हो तो क्योंकि डॉल्फिन हर वक्त फिर रही है सबसे पहले वो पहुंचेगी। हाँ तो जी, इनका मकसद ये था। मेरा 1-2 दफा एक्सपीरियंस हुआ है ये पहुंचे हैं। बुनियादी बात वही है कि सर किसी से भी एक्सपेक्ट करना कि जी वो बहुत कोई ईमानदारी से काम करेगी, क्यों करेगी? मतलब पहले वाले कौन से कर रहे हैं? मतलब या होना मिसाल हो कि जी फलाने देखो कितने ईमानदार हैं तो ये क्यों नहीं कर रहे? वो जब कोई ऐसी मिसाल ही नहीं है तो वो क्यों करेंगे? इधर फ्री फॉर ऑल है। हाँ पर चले पेट्रोल नहीं है। अच्छा, ये जो बाइक्स वगैरह को ये बड़ा अरसे का मसला चल रहा है पुलिस का। और ये पुलिस के जो है ना, पुलिस ने बड़े अरसे से सालाना ये टेंडर डालते हैं कि आप हमें नई गाड़ियां और नए बाइक्स और सारा कुछ नया लेके दें। और उसकी वजह ये है कि अभी जो हम पेट्रोल के मद में जो पैसे मांगते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, इसीलिए कि हमारी गाड़ियां और बाइक्स इतने पुराने हैं कि बहुत ज़्यादा पेट्रोल पीते हैं। सो आप अगर हमें नई गाड़ियां ले दोगे तो जो उसका इजाफी बजट लगेगा, दूसरी तरफ उसका पेट्रोल की मद में जो बजट है वो कम हो जाएगा। सर मुझे तो आइडिया आ गया बैठे बैठे। सर चाइना से मंगवाएं तमाम तर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और उनका चार्जिंग स्टेशन एक बड़ा सा बनाएं, 2-3 बना दें, पेट्रोलिंग करें, गाड़ी चार्ज पे लगाएं,
वापस। बिल्कुल। और वो जो है ना मतलब वो पेट्रोल में तो सीसी के हिसाब से होता है ना, इंजन उसकी इक्विवेलेंस कुछ और होगी इलेक्ट्रिक की, किलोवाट की, लेकिन पेट्रोल का जो 50 सीसी है ना, मतलब 70 भी नहीं 50, वही दे दें बेशक। लाहौर में कोई ऐसी सड़क नहीं है कि बंदा जो है वो भगा के पता नहीं किधर निकल जाएगा और पकड़ा नहीं जाएगा, वो कितने भी नहीं जानता। हाँ सर बिल्कुल। और सर पुलिस के भी बड़े इश्यूज हैं, और सर किसी तो वैसे बात करनी चाहिए हमें एक सेपरेटली। सर आपको तो मैं लिस्ट बना रहा हूँ। वो इस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं आजकल अक्सर के जी, वो लिस्ट तवील होती जा सर रही वो है। मैं आपको बता रहा हूँ कि सारी लिस्ट जब बन जाएंगे तो 10 इकट्ठे हो जाएंगे तो हम इकट्ठे एक दफा देंगे। बिल्कुल। जिस पे अब मुझे याद है कि मैं वो भूल गया हूँ नाम उनका, लेकिन ईपी नंबर 120 में जहाँ हमने वो बात की थी सिगरेट वाली के सिमकॉक्स और उन्होंने वसीम आसिफ और ये क्या नाम, इमाद इमाद वसीम। वसीम, वसीम अकरम का भी उन्होंने कहा। हाँ, गिरने का वसीम अकरम। अच्छा, वसीम अकरम मुझे नहीं पता कि वो सिगरेट पीते हैं सिगरेट तो या नहीं पीते हैं। पीते हैं। पीते अच्छा, थे। मुझे नहीं, मतलब देखें वो तो कोकेने चिकते रहे हैं वो, तो कह चुके हैं। हाँ, लेकिन सिगरेट का उनका कंफर्म नहीं है, नंबर एक चीज। नंबर दो चीज, अगर वो पीते भी रहे हैं, हम जिन 3 लोगों की बात की थी ना, वो था जो ऑन फील्ड या फिर पवेलियन में बैठ के पी रहे थे। वसीम भाई ने ऑन फील्ड नहीं, कभी ऑन फील्ड हमने या कभी नहीं पवेलियन देखा, में वरना वो नजर नहीं तस्वीर आए होती है पीते। हमारे हाँ पास, और तस्वीर नहीं तो हम नहीं मानते। हाँ, वैसे तो इसके अलावा एक लंबी लिस्ट है जो जनरल लाइफ में सिगरेट पीते हैं। वो तो शोएब मलिक जहां जाते हुए कुछ छुपा के नहीं पीता, उसके हाथ में बेंसन की डब्बी होती है हर वक्त। लेकिन ये कि ऑन फील्ड नहीं ऑन वो, फील्ड नहीं हाँ, पीते। ये 3 वो लोग हैं जिनको मतलब मैंने देखा है ऑन फील्ड या पवेलियन में खड़े होकर सूटा मारते हैं। साहब ने जिक्र कर दिया शोएब मलिक और पीता भी पेंशन है। सर सियालकोट। क्या बात, पेंशन के साथ परफॉर्मेंस, वाह। सर एक और खबर कर लेते हैं, ये भी मुस्बत, क्योंकि आपने कहा था मुस्बत, मैं वापस लाता हूँ कि हर जेल के लिए कम से कम एक एम्बुलेंस मुख्तस करने का फैसला। ये जो हमारे तमाम जेल हैं उसके अंदर कहा जाता है कि कोई हमें प्राइमरी ये सेकेंडरी हेल्थ केयर जो है डिपार्टमेंट जो है वहाँ से 35 एम्बुलेंसेज जो हैं वो ऑलरेडी दी गई हुई हैं जेलों के लिए, जिसमें से 9 जो हैं वो चलती हैं सर। ये जो है अच्छी बात है, होनी चाहिए। और इसके लिए तो मेरे ख्याल में फंड रेजिंग भी हो सकती है। ये मैंने देखा है पाकिस्तान में लोग जो है ना बड़ा हंसी खुशी एम्बुलेंस वाला फंड देते हैं। और आप इसीलिए देखेंगे कि मतलब कराची में वो छिपा और यहाँ पे ईदी। सो ये मतलब अगर ये फंड रेज करना चाहें पुलिस, ये एम्बुलेंसेस के लिए ये जेल्स में, तो मेरे ख्याल में लोग देंगे, बड़ी हंसी खुशी देते हैं। हाँ, और अच्छी बात है सर। हमने एक दफ़ा शो पर कल परसों ही जिक्र कर रहे थे, एक शख्स को हार्ट अटैक हो गया, एम्बुलेंस आई 1112 की, वो तो शुक्र है बच गया वो बंदा। लेकिन अगर एम्बुलेंस हो और आपके पास तब कोई मेडिकल स्टाफ नहीं, उसी वक्त डालें अंदर और करीबी अस्पताल लेके जाए ताकि इलाज हो अगले बंदे का। कैदी हैं हमने, बाय द वे इस पूरे हफ्ते तकरीबन हमने प्रिजनर्स के ऊपर काफ़ी, हमने 2-3 एपिसोड बात की। एक तो वो वाली बात भी आपने की थी कि जो लोग अगर कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं उनकी रिहाई की तरफ, वो भी कर सकते हैं। दूसरा एम्बुलेंस वाली चीज़ भी हो रही है, तो ये अच्छा है, उस लिहाज से मुस्बत है। और सर आखिरी जाते जाते जो T100 है उसमें ना उन्होंने रिजवान को पिक किया है और ना बाबर को, और इमाद को और नसीम शाह को 100,000 प्लस पे पिक किया। और सर ये जो है ना, देखिए शाहीन को भी, शाहीन को भी बिल्कुल। अच्छा, ये जो है ना, अब देखें मसला ये है कि वैसे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब बाबर और रिजवान जो है वो बहुत पैसे कमाते हैं और दुनिया में इतनी लीग्स होती हैं, 2 से ज़्यादा तो वैसे ही किसी को पाकिस्तानी कॉन्ट्रैक्ट में खेलने की इजाज़त भी नहीं है। वो बड़ी मुश्किल से। हाँ, तो लेकिन ये जब हम कहते होते थे ना कि यार ये बाबर और रिजवान T20 में ओपन, ये नहीं, ये चलता ही नहीं, ये हो ही नहीं सकता, तो ये इनके फैंस और पाकिस्तानी बहुत जज्बाती हो जाते थे कि आप बाबर और रिजवान। असल में इंडिया वाला मैच में दोनों खत्म कर गए थे ना एक ही मैच, तो वो फंसा हुआ है। मसला ये है कि ये दोनों नहीं चल सकते, मतलब अगर आप आपस की, और फिर भी बात है, इसका मतलब ये थोड़ी है कोई कह रहा है कि इनको टीम से निकाल दो, और दूसरे की निकाल भी दो तो कोई कह नहीं रहा। मतलब बाबर की तो वैसी जगह बनती है, ठीक है, मतलब और वनडे में तो हम तो वनडे में इनको कहते हैं ओपन करें, वो खुद ही नहीं करते, हमारा तो कोई मसला नहीं। सिर्फ T20 में कहते हैं कि ओपन ना करें, ठीक है, क्योंकि आप ऊपर से गेंदें खा जाते हो सारी, मारने वालों को मिलता ही कुछ नहीं है। तो बट अदरवाइज भी बुनियादी बात ये कि ओपन ना करें और वैसे खेलें। और दूसरा ये कि थोड़ा सा इनको अंदाजा होना चाहिए कि ज़रा थोड़ी सी T20 में ना सेल्फलेस गेम करें। वनडे में जितना मर्जी सेल्फिश होके खेलें, टेस्ट में जितना मर्जी सेल्फिश होके टेस्ट तो खेलें, बने इसलिए। हाँ, T20 में जो है ना आपके पास बहुत लिमिटेड गेंदें हैं, दूसरे को मौका दें। और ये अब
जब हम कहते थे लोगों को समझ नहीं आती थी, अब दुनिया ने जब पिक करना छोड़ दिया है तो अब शायद अवाम को समझ आ जाए कि ये मसला है क्या। तो ठीक है। हाँ, वैसे जैसे आपने जिक्र किया कि ये टॉप प्लेयर्स हैं, मतलब अगर किसी मॉनेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो शायद इनको नुकसान तो होता ही है, माली नुकसान अगर होता है तो होता है, बट नहीं लिया तो ये एक लिहाज से मुस्बत भी है कि वेकअप कॉल है। तमाम जो लोग सिलेक्टर्स हैं और तमाम लोग जो आगे जाके टीमें, अब तुम्हारी टीमें बननी है, अभी आगे जाके 2 बहुत बड़े टूर्नामेंट्स आ रहे हैं, तो उनके लिए फिर आपको फूड फॉर थॉट है थोड़ा सा। बिल्कुल। और आखिर में जाते हुए मुझे जो है ना अभी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन अब मैं इस तरह की मुझे ना टाइमलाइन पे चीज़ें आ रही हैं कि आखिरी इनिंग जो थी धोनी की उसमें उसने ये किया था वो किया था, इसका मतलब शायद ये है कि धोनी अब उसने कैप्टनसी छोड़ दी है। अच्छा, लेकिन प्लेयर है वो भी। ये भी चेक कर लेते हैं हम, मैंने भी ये पढ़ी थी, सिर्फ सुर्खी कैप्टन वो नहीं होंगे आईपीएल के अंदर उसके, कलकत्ता के। अच्छा चले, अगर वो तो खैर है, अगर रिटायरमेंट ली है ना तो वो थोड़ी सी अजीब बात है। वो अजीब बात इसलिए है कि या तो पिछली ही दफा में ले लेते या इस दफा में ले लेते, इस दफा में एक मैच तो खेल लेना। उसकी वजह ये है कि अनाउंस कर दे कि आखिरी मैच है, कि गार्ड ऑफ ऑनर तो ले लेना। मतलब फर्क कोई नहीं पड़ता उससे, लेकिन एक मेमोरी रह जाती है, एक बंदे ने इतना सर्व किया है। और पाकिस्तान इंडिया में ये बड़ा प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान इंडिया में किसी को आखिरी मैच नहीं देते। हाँ, मतलब इंजी के साथ हुआ था। नहीं, इंजी ने तो लिया था आखिरी मैच, इंजी तो अनाउंस करके गार्ड ऑफ ऑनर लेके गया था। अमूमन जो है ना लोगों को आखिरी में, तो मेरे ख्याल में वसीम भाई को भी नहीं मिला हुआ, तो वो इनको मिलना चाहिए था। और अगर ये है कि इन्होंने सिर्फ अभी कैप्टनसी छोड़ी है। सर ये कंफर्म होगी ना, चेन्नई सुपर किंग्स, सॉरी मैं क्या पता नहीं कलकत्ता क्यों कहते थे, चेन्नई सुपर किंग्स के जो कैप्टन है वो धोनी ने छोड़ दी, कंफर्म होगी ये बात। लेकिन और खेल तो रहे ना। हाँ, अभी तक ये है कि ऋतुराज गायकवाड़, पता नहीं गलत मैं नहीं बोल रहा है, ये नए कैप्टन है चेन्नई के। जबरदस्त। बस एज लॉन्ग एज ये खेल रहे हैं तो बस ठीक है। इनको आखिरी मैच में बड़ा, हमारे तो बड़े फेवरेट धोनी है। मतलब वो मैं तो देखना चाहता हूँ कि वो दोनों टीम्स जो हैं वो यूं खड़ी नहीं है ग्राउंड में और ये बीच में से गुजर रहे हैं। हाँ बिल्कुल सर, होना चाहिए। बाल सर जल्द लें, कल इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।